खैर, इस अब नजर रहेगी कि कैसे ये कानून का रूप लेता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाता है और कितना वाकई छात्रों के हित में, बच्चों के हित में बदलाव हो पाता है। लेकिन एक बड़ा बदलाव अगर आप देखिए इस आंदोलन से ये आया है कि अब अलग अलग राज्यों, शहरों में युवा और छात्र बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी की मांग कर रहे हैं। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने देश के युवाओं और छात्रों का नजरिया बदला है। अब वो मौजूदा हालात में एडजस्ट करने वाली इस परंपरा के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। जैसे फतेहपुर सरकारी स्कूल में साफ पानी, बिजली, पंखे, शौचालय की मांग को लेकर जेन अल्फा बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसका असर यह हुआ कि शिक्षा विभाग को अपनी गलती जो है वो माननी पड़ी और तत्काल स्कूल में पंखे लगाने के आदेश जारी किए गए। बिहार के गया में भी जेनजी युवाओं की तरह जेन अल्फा बच्चों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए विरोध प्रदर्शन किया। यहां भी कुछ घंटों में जवाबदेही तय हुई, प्रशासन को हरकत में आना ही पड़ा। उत्तराखंड में जिस समण गांव के 38 लोग भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, उस गांव के स्कूल में भी 72 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है और इस पर भी अब वहां के बच्चे शिक्षा विभाग, सरकार की जवाबदेही मांग रहे हैं। तो उनकी आवाज में हम भी अपनी आवाज शामिल आज करना चाहते हैं कि अगर उत्तराखंड में इस खबर को जो भी लोग, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो देख रहे हैं, तुरंत स्थिति को बदलिए और 72 बच्चों पर अगर एक टीचर है तो इसकी जवाबदेही आपकी है, आपको इस स्थिति को बदलना चाहिए। इसी के साथ एक और मामला आईआईटी कानपुर का है। पिछले दिनों आधिकारिक वेबसाइट हैक हो गई थी और इस पर सिर्फ यही लिखा हुआ दिख रहा था कि मुझे बस एक फेयर चांस यानी एक ईमानदार मौका चाहिए। शुरुआत में वेबसाइट हैक होने पर आईआईटी कानपुर में हलचल मच गई। पूरा संस्थान इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। पता चला कि वेबसाइट हैक करने वाला कोई साइबर अपराधी नहीं बल्कि एक छात्र है। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो छात्र आईआईटी कानपुर के बीटेक साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन उसे एडमिशन नहीं मिल पाया था। इसके बाद उसने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए आईआईटी कानपुर की वेबसाइट को हैक कर लिया और उसके स्क्रीनशॉट्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ऐसा करने के पीछे एक बड़ा मकसद यही था कि इस छात्र को आईआईटी कानपुर के साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में दाखिला चाहिए था। वो अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर आईआईटी कानपुर ने भी इस छात्र से बात की और अब ऐसी खबरें हैं कि इस छात्र को एक ईमानदार मौका देने के लिए आईआईटी कानपुर इंटर्नशिप दे सकता है। यहां इस बात पर बहस हो सकती है कि इस छात्र का तरीका सही था या गलत था, लेकिन ये बात कई लोग मान रहे हैं कि इस छात्र ने एक ईमानदार मौके के लिए ये जोखिम उठाया और इसीलिए उठाया क्योंकि वो पीछे नहीं छूटना चाहता था। जानते हैं हमारे युवाओं के अंदर ये डर, ये बेचैनी, ये निराशा क्यों आई है। अगर उसे समझना है तो इन आंकड़ों को एक बार देखिए। भारत में 22 से 29 साल की जो जेनजी युवा है, उनकी औसत जो मासिक तनख्वाह है, मंथली सैलरी, वो 18 से 22 हजार है, जबकि हमारे देश में जेनजी युवाओं की सबसे बड़ी आबादी रहती है। वही चाइना में जेनजी युवाओं की मासिक तनख्वाह औसतन 1,26,000 रुपए, जो भारत के जेनजी युवाओं से 6 गुना ज्यादा है। अमेरिका में जेनजी युवाओं की मासिक तनख्वाह 4,30,000 रुपए है। ब्रिटेन में 3,42,000 रुपए है। जर्मनी में 4,68,000 रुपए। ये आंकड़े बताते हैं कि हम जिस संस्कृति से आते हैं उसके मुताबिक अभी युवाओं को अच्छी शिक्षा, संसाधन, नौकरियां और सैलरी नहीं मिल रही है। ये तब हो रहा है जब भारत के युवा इस देश के असली शक्तिपुंज है, जब हमारे देश के लोगों की औसत उम्र 29 साल है। मुझे लगता है उसमें कुछ गलती थी, औसतन उम्र देश की 29 साल नहीं है। खैर, लोकसभा सांसदों की औसत उम्र जो है वो देखिए 56 साल है। राज्यसभा सांसदों की औसत उम्र 63 साल है और देश भर के विधायकों की औसत उम्र जो है वो 54 साल है। और आंकड़े पीआरएस और एडीएफ जैसी संस्थाओं के ये आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार का शिक्षा बजट 1,39,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 8.27% की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारें एक साल में शिक्षा पर जितना पैसा खर्च करती हैं वो हमारी कुल जीडीपी के सिर्फ 4.1% के बराबर है।
जबकि 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि देश का शिक्षा खर्च जीडीपी के 6% के बराबर होना चाहिए। यानी हम शिक्षा की जो जरूरत है उसके मुताबिक खर्च नहीं कर रहे। ये बात सही है कि शिक्षा पर हमारा खर्च पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना के अनुपात में ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये खर्च सरकार के ही मुताबिक पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि आज शायद पेटेंट एप्लीकेशंस दायर करने के मामले में भारत बहुत ज्यादा पीछे है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स की पिछले साल की रिपोर्ट कहती है कि चाइना ने 18 लाख पेटेंट एप्लीकेशंस दायर की। 12.5 करोड़ की आबादी वाले जापान ने भी 3 लाख से ज्यादा पेटेंट्स के लिए आवेदन दिया, लेकिन भारत ने इसी दौरान 64,000 पेटेंट एप्लीकेशंस भेजे। और इसी स्थिति में पिछले कुछ सालों में सुधार हुआ, लेकिन ये स्थिति अब भी अच्छी नहीं है। बड़ी बात क्या है? शिक्षा व्यवस्था में कई खामियों के कारण आज प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही है। भारत के 289 बच्चों पर एक प्राइवेट स्कूल है, जबकि 118 बच्चों पर एक सरकारी स्कूल। यानी सरकारी स्कूल ज्यादा है, फिर भी बहुत सारे लोग अब अपने बच्चों को महंगी फीस देकर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं। और इनमें भी कई माता पिता की ये शिकायत होती है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर है। उदाहरण के लिए 1,843,00,000 स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक से ज्यादा टीचर नहीं है। और यह बात सिर्फ स्कूल्स की नहीं है। भारत में जो बच्चे 12वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, ऐसे भी 2,222 बच्चों पर एक सरकारी कॉलेज। और यही वजह है कि इन कॉलेजेस से डिग्री लेने के बाद भी बहुत सारे युवा आज बेरोजगार जा रहे हैं। जून 2026 में 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 16.2% रही, जिससे आप हमारे युवाओं की इस पीड़ा को समझ सकते हैं। इसी शिक्षा व्यवस्था के कारण साल 2024 तक भारत के 13 लाख से ज्यादा बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए गए, और इनमें भी सबसे ज्यादा बच्चों ने अपनी शिक्षा के लिए कनाडा देश को चुना। सोचिए, भारत कनाडा से बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा गुणवत्ता कनाडा से बहुत पीछे। ये भी सोचिए कि सारी बातें उस भारत की शिक्षा के बारे में है जहां कल ही गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया गया। शौचालय के बारे में बोल रहे थे। शौचालय इतना गंदा था कि ना के बराबर ही था, कोई नहीं जाता था। बट अब थोड़ा समसेबुल वगैरह भी पहले से खराब था। जब आवाज़ उठाया तो समसेबुल भी बन गया और सब कुछ साफ सफाई भी हो गया। यहाँ पानी नहीं आ रहा था, पंखा नहीं चल रहा था, और फिर बाथरूम वगैरह था साफ नहीं था। खाना में पानी, कीड़ा वगैरह सब निकलता था।